हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। लास्ट क्लास में हमने स्टाफिंग के प्रोसेस तक कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उनको याद करने के लिए एक्रोनिम्स भी बना रखे हैं शॉर्ट्स में, उनका भी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि स्टाफिंग के अंदर कौन कौन सी मेनली चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो मेनली 3 एस्पेक्ट्स होते हैं स्टाफिंग के। वो कौन कौन से हैं? रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है और ट्रेनिंग है, ठीक है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट से। तो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन। मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है? कि आप जो भी हाईली कॉम्पिटेंट पर्सनल है उनको मोटिवेट कर रहे हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या करे, अप्लाई करे, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज कॉमनली पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब क्या करते हो, जो भी आपकी कंपनी में वैकेंसी खाली होती है आप उसके लिए एडवर्टाइजिंग करते हो, है ना। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके भी हमें पता चल जाएगा क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो देखो मोस्टली रिक्रूटमेंट के 2 ही सोर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिक्रूटमेंट होता है उसका ना एक प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस क्या होता है? देखो सबसे पहले जो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। आपको ये पता करना पड़ता है कि लेबर सप्लाई के सोर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? असेसमेंट करोगे देयर वैलिडिटी। आप ये चेक करोगे कि वो वैलिड भी है, वो अवेलेबल भी है या नहीं है, ठीक है। देन आप ये चूज़ करोगे कि जो बेस्ट मोस्ट सूटेबल सोर्स है ना आपके लिए, वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है? इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज। मतलब क्या होगा कि आप उनसे एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हो अपनी कंपनी में। और ये कैसे करोगे? आप अपने जो भी वैकेंसीज है उनको एडवर्टाइज करोगे, उन्हें पता चलेगा और वो आपकी कंपनी में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मेन सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो देख लेते हैं हम। देखो इंटरनल सोर्सेज क्या लिखा हुआ है? जो भी इंटरनल सोर्स होता है ना, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जा रहे हो रिक्रूटमेंट करने के लिए। सिंपल सा समझ में, इंटरनल का मतलब अंदर ही अंदर होता है। तो अब जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो मेनली 2 ही हैं, एक ट्रांसफ़र, एक प्रमोशन। अब ट्रांसफ़र क्या होता है? देखो इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, है ना। सिंपल सी चीज़ कि जब आप एक ही एम्प्लॉय को एक जॉब से किसी दूसरे जॉब पे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसे क्या बोलेंगे? या फिर शिफ्ट कर रहे हो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफ़र बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना, जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, या एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह नहीं बढ़ती है, बहुत मिनिमल सा चेंज होता है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज़ ऑफ द ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी डिपार्टमेंट में स्टाफ आपको लगता है ज़्यादा है और किसी डिपार्टमेंट में स्टाफ कम है, तो जिसमें ज़्यादा है मतलब ओवर स्टाफ है, उसमें से निकाल के जहाँ पे कम स्टाफ है वहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो आप अपने एम्प्लॉय का अच्छा यूज़ कर लोगे विदाउट वेस्टिंग योर मनी फॉर दी रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अब ये जो रिक्रूटमेंट होता है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है यार? एक लाइन ही होती है ना, जैसे आप फ़ोन पकड़ के वीडियो देख रहे हो, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आप एक लाइन से दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरे से तीसरी जगह, लेकिन पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, लगभग लेवल सेम है, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है। हाँ बस देखो क्या होता है, जब आप ट्रांसफ़र करते हो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जिस एम्प्लॉय को आप एक जॉब से दूसरे जॉब पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्या वो काम करने के लिए एबल है, कैपेबल होगा, तभी ट्रांसफ़र करना चाहिए, वरना तो फिर आपका लॉस ही हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है? प्रमोशंस। जो भी सेकंड सोर्स है इंटरनल सोर्स, वो है प्रमोशन। अब जो प्रमोशन क्या होता है कि जो भी आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं और आपकी कुछ हायर वैकेंसीज खाली है, जैसे क्या होता है ना, थोड़ा टाइम के बाद सीईओ रिज़ाइन कर रहे होते हैं या लीव ले रहे होते हैं, जैसे अभी जैक डॉर्सी ने ट्विटर से लिया है ना, और उसकी जगह हमारे यहाँ पे कोई अग्रवाल करके है ना, वो अब ट्विटर के सीईओ बन रहे हैं, बन चुके हैं। तो ये क्या हुआ कि जो अग्रवाल जी थे वो वहाँ पे पहले से काम कर रहे थे, जैक डॉर्सी ने रिज़ाइन लिया तो बस उनको प्रमोशन दे दिया, एक हायर पोस्ट पे सीईओ बना दिया, ठीक है। तो यही होता है प्रमोशन, कि जब आप एक पर्सन को लोअर जॉब से किसी हायर जॉब की तरफ प्रमोट करते हो,
वर्टिकल ट्रांसफ़र करते हो, है ना, वर्टिकल शिफ्टिंग करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। पोजीशन भी बढ़ती है, पे भी बढ़ जाता है, स्टेटस भी बढ़ जाता है, ठीक है, ये सारी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में बढ़ती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रमोशंस, ठीक है। अब देखो मेरिट क्या होते हैं, हमने ये तो देख लिया कि इंटरनल सोर्सेज में दो होंगे, प्रमोशन और ट्रांसफ़र। इनके मेरिट्स क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ मेरिट्स मैंने हाईलाइट कर दिए। एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, बिल्कुल अच्छी बात है ना, कि जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो उनका पे वगैरह बढ़ रहा है विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे ताकि उनका जो स्कोर कार्ड है वो अच्छा हो और उन्हें प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है। दिस मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। क्या करता है एम्प्लॉयज़, लर्न करना स्टार्ट करता है, जो भी आप मीटिंग्स वगैरह, जो भी आप जितने भी एजुकेशनल फील्ड में ट्रेनिंग वगैरह, ओरिएंटेशन वगैरह करते हो ना, उन सब में आपका एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा, वो नए नए स्किल सीखेगा और उससे उसकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी, तो आपका ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, है ना, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो यार, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन काम कर रहे हैं, आप उनको पहले से जानते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये सारी चीज़ें आप खुद से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। प्लस एक और फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी ना कॉस्ट वगैरह बहुत कम लेगी, रिक्रूट करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करने के पड़ेंगे, और सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो हम आगे देखेंगे, उससे भी आप बच जाओगे, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जब आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उससे होता क्या है यार, कि वो पर्सन ना नए नए स्किल सीखता है, और जब नए नए स्किल सीख रहे हो तो आप हर जो भी डायनामिक इन्वायरमेंट है उसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो पीपल रिक्रूटेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग, मतलब ये लोग क्या होता है, इनको इंडक्शन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अब इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र हैज़ द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर शॉर्टेज ऑफ डिपार्टमेंट्स। का मतलब क्या है कि जहाँ भी जो भी स्टाफ है शॉर्ट है वहाँ पे, जहाँ पे, अब देखो ट्रांसफ़र से जो एक फोर्थ बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि जहाँ पे वर्कफोर्स कम है वहाँ पे आप ज़्यादा वर्कफोर्स भेज सकते हो, वहाँ उस डिपार्टमेंट से जहाँ पे स्टाफ ज़्यादा थे, है ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि ये एम्प्लॉयज़ को बैलेंस कर देगा। फिफ्थ और बहुत कॉमन सा पॉइंट क्या है यार, कि ये बहुत चीपर है, क्यों, क्योंकि आपको रिक्रूटमेंट में पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, सिलेक्शन में पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सिंपली इकोनॉमिकल कह सकते हो या चीपर कह सकते हो। देन इसकी लिमिटेशंस भी है, कुछ लिमिटेशंस क्या है, जब आप इंटरनली रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी ना, कि फ्रेश टैलेंट को मौका ही नहीं मिलेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने का, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो अंदर स्टाफ है सिर्फ उन्हीं में, आपके पास न्यू टैलेंट नहीं आ रहा तो न्यू आइडियाज़ भी नहीं आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। देन सेकंड क्या है, एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक, ये भी तो हो सकता है कि उनको जब पता है यार कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उनका प्रमोशन होना ही है, तो वो अच्छे से काम क्यों करेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम ही नहीं करते, वो क्या करते हैं, उन्हें पता होता है कि एक इतने पर्टिकुलर 5-10 साल के बाद उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो वो लेथार्जिक आलसी बन जाते हैं, ठीक है। तो इंटरनल सोर्स से ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। देन क्या है, न्यू इंटरप्राइज कैन नॉट यूज़, है ना, ये भी तो दिक्कत है कि अगर आप नई नई कंपनी खोल रहे हो देन यू डू नॉट हैव दिस ऑप्शन, है ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सको, क्योंकि आपके पास तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो अंदर लोग कहाँ से होंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देन फोर्थ क्या लिखा हुआ है, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज़ मे बी हैम्पर्ड, जो स्पिरिट हो सकता है ना वो हैम्पर कर सकता है। स्पिरिट किस मामले में कह सकते हैं यार, जो एम्प्लॉयज़ पहले मोटिवेशन से काम करते थे, अब हो सकता है ना कि वो जेलसी फील करे एक दूसरे से, क्योंकि हमेशा सबको तो प्रमोशन ऑब्वियस सी बात है कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको प्रमोशन मिल रहा है और जिसको नहीं मिला, वो दोनों पहले सेम प्लेस पे काम कर रहे थे, तो उनके बीच में जो स्पिरिट है ना वो थोड़ी सी हैम्पर हो जाएगी कि यार ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम क्या है कि जब फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र करते हो ना, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। अब देखो मैं आपको एक दिन बोलूँ कि आप शर्ट बनाओ, एक दिन बोलूँ पैंट बनाओ, फिर एक दिन मैं बोलूँ कि नहीं अब ये सब छोड़ो, अब ना मेरे साथ दुकान में काम करो, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर लोगे लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस है इसके, ठीक है, इंटरनल सोर्सेज के। अब हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल सोर्सेज के, तो देखो सिंपल सा क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो अदर देन इंटरनल हुए,
और इसमें मोस्टली क्या होता है कि जब कंपनी बाहर से रिक्रूटमेंट करती है ना, बाहर से लोगों को इन्वाइट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसमें एक फ़ायदा होता है कि इसमें वाइड चॉइस होती है और न्यू टैलेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब इसके सोर्सेज क्या है, तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। देखो फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बताऊँ सिंपल सा क्या होता है, जब आप घर से किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कभी गए होगे ना, तो आपने देखा होगा कि गेट के बाहर ही लिखा रहता है आवश्यकता है 4 कारीगरों की, या फिर ये मतलब कुछ ऐसे ही नोटिस वगैरह, नोटिस बोर्ड टांग देते हैं ये इंटरप्राइज़ के बाहर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब जो इसमें सिलेक्शन होता है ना, वो ऑन द स्पॉट हो जाता है। आपने पोस्टर पढ़ा, अंदर गए, काम की ज़रूरत है, उसने आपसे बातचीत करी, बोले ठीक है भैया आ जाओ, लग जाओ काम पे। अब ऐसा काम किस में होता है, हाईली पेड जॉब्स में नहीं, ये अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड जॉब्स में होता है ना। फर्नीचर का काम हो गया, लेबर का काम हो गया, इन मतलब इन सारी चीज़ों में काम होता है जो अनस्किल्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो वेज बेसिस होता है, डेली वेज पे चलता है, ठीक है। This method of recruitment is very inexpensive as it does not involve any cost of advertising the vacancies, है ना। अब जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो यार, एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, सिलेक्शन का लंबा सा प्रोसेस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो क्या है, बिल्कुल क्लियर कट है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। देन सेकंड क्या हमारे पास, कैजुअल कॉलर्स। अब देखो कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, जब आप यंग एज में होते हो ना, तो आप बहुत सारी कंपनीज में अपना सीवी देते हो, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज में सीवी मतलब करिकुलम वाइटे बोलते हैं उसको, या फिर रिज्यूमे बोलते हैं। अब रिज्यूमे हर जगह आपने दे दिया है, लेकिन हर कोई तो आपको जॉब नहीं दे सकता, लेकिन वो आपका रिज्यूमे फेंकते नहीं है, वो अपने पास संभाल के रख लेते हैं, ठीक है। मान लो 100 वैकेंसी थी और 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने ना जो टॉप के 150-200 लोग को छाटे होंगे, उसमें 100 तो उनकी कंपनी में काम कर लेंगे और 100 का रिज्यूमे वो अपने पास डेटाबेस रख लेंगे। फिर क्या होगा, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो उनको कॉल करके या उनसे कांटेक्ट करके उनको हायर कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रिक्रूटमेंट का। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो साइड में कॉलम आता है जॉब के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होती है वहाँ पे। तो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। जब आपको बहुत वाइडर चॉइस की ज़रूरत होती है ना, तो आप एडवर्टाइज कर देते हो, ठीक है। इस ये मोस्टली क्या होता है, ये जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आती है वो हाईली पेड होती है, तो ये बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं सीनियर स्टाफ के लिए, पोजीशंस के लिए, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम विच टू चूज़, है ना, बहुत वाइडर रेंज होती है। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये इतने सारे लोग का एप्लीकेशन ले आता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको चूज़ करने के लिए, ठीक है। देन फोर्थ क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब इसको स्टॉक एक्सचेंज की तरह बिल्कुल मत समझना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये ना गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। अब ये एक दुकान समझ लो यार जो गवर्नमेंट की है। अब आप वहाँ पे जा रहे हो, उससे पूछ रहे हो भैया काम है, उसने बोला भैया काम तो नहीं है, लेकिन उसने आपको ये बोला कि भैया अपना ना सीवी हमारे पास रख जाओ, जब हमारे पास काम होगा हम आपको कॉल करेंगे। बिल्कुल वही काम करता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। लेकिन यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम क्या होती है ना यहाँ पे, कि जैसे आप उस दुकानदार को बोल के कि भैया हमारा सीवी रख लो और जब काम होगा तो हमें बुला लेना, बट उसने रख तो लिया और आप ना उसको अपडेट करने नहीं गए, आपको नौकरी में मिल गई और आपने उसको बताया नहीं यार कि आपको जॉब मिल गई है। तो इस पे एक प्रॉब्लम होती है कि जो रिकॉर्ड होता है ना इनके पास, ये बहुत ही ओल्ड होते हैं और वो अपडेटेड नहीं होते हैं। अब सरकारी काम है तो धीरे धीरे तो होगा ना। चलो अब नेक्स्ट क्या है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नया भाई है, मतलब छोटा भाई है। कैसे, आज की डेट में ना बहुत सारी एजेंसीज है जिनका काम ही यही है कि वो प्लेसमेंट कराते हैं। जैसे आपने Naukri.com वगैरह ढूंढना सुना है, इनका काम ही क्या है, जैसे हायरएक्ट चल रहा है अभी, ये प्लेसमेंट एजेंसीज है। इनका काम ही यही है कि जो जिनको एम्प्लॉय की ज़रूरत है उनको लेके आओ और जो एम्प्लॉयज़ बनना चाहते हैं उनको लेके आओ, दोनों का मीटअप करा दो बस, और उन दोनों से थोड़ा थोड़ा कमीशन ले लो और ये अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। तो प्लेसमेंट एजेंसीज भी एक बिल्कुल न्यूअर और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया। दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट। हाँ मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि मिडिल लेवल के और जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव है उनको हायर कर सकते हैं, अनस्किल्ड लोगों के लिए मोस्टली ये नहीं होता है। देन सिक्स्थ बहुत फेमस है जिसके लिए आप सब पढ़ रहे हो, कैंपस रिक्रूटमेंट। आप देखो जब हम कॉलेज चूज़ करते हैं ना, तो हमने पता है रैंकिंग कैसे दे रखी है, बेस्ट कॉलेज की जहाँ की पैकेज सबसे अच्छे हैं, ठीक है। और जब हम आईआईटी की बात करते हैं या फिर आईएम्स की बात करते हैं तो इनके पैकेजेस करोड़ में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए क्या बोलते हैं कि दीज आर द टॉप एजुकेटेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है कि कंपनीज कॉलेज में आती है और कॉलेज में डायरेक्टली जो भी उनको स्टूडेंट चाहिए होता है, मतलब जिस कैटेगरी की एम्प्लॉयज़ चाहिए होती है, वो कॉलेज से बात करते हैं। फिर लोग अपना रिक्रूटमेंट फॉर्म भर रहे होते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देते हैं और कॉलेज क्या करती है, वहाँ से हायर करके लेके चले जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। देन नेक्स्ट क्या है, सेवन, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एट प्रेजेंट ना ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। देखो नीचे ना एक आर्टिकल भी है आई थिंक, ये देखो, हायरिंग वाया एम्प्लॉय रेफरल्स ऑन दी राइज। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये बाद में पढ़ लेना, ठीक है। हम ऊपर चलते हैं वापसी।
क्या है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग आपके पास एम्प्लॉयज़ है, आप उनको ये बोल रहे हो कि हम आपको ना थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर देंगे, एक कमीशन पे कर देंगे, हमें अच्छे एम्प्लॉयज़ ढूंढ के दे दो। तो देखो बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपका एम्प्लॉयज़ बोल रहा है कि यार ये पर्सन ना अच्छा है क्योंकि मैं इसे जानता हूँ, तो हायर कर लो। तो आपको बैकग्राउंड चेक वगैरह करने में या बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह करने में, रिक्रूटमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और जो एडवर्टीजमेंट बहुत महंगी होती है वो भी पैसा बच जाएगा आपका, ठीक है। तो एट प्रेजेंट बहुत सारी कंपनीज इवन 50%, मोर देन 50% जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है ना आज की डेट में, वो रिकमेंडेशन से होती है, ठीक है। जब आप इंटर्नशिप लोगे ना, कॉलेज में जाओगे, तो इंटर्नशिप में भी यही होता है कि जो कंपनीज़ है वो रिकमेंड करती है बाकी कंपनीज़ को कि यार दिस पर्सन इज़ वेरी गुड, ही हैज़ वर्क फॉर मी एंड ही हैज़ डन वेरी वेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। तो ये समझ में आ गया रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देन है हमारे पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं यार, मोस्टली ये छोटी छोटी फर्म्स होती है जिनके लेबर या अन स्किल्ड वर्कर के साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आप इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाओ, बोलो भाई कल लेंटर डालना है, 100 लेबर की ज़रूरत है, बोलेंगे ठीक है साहब कल आ जाएंगे आपके पास। तो कल ही अपने लेबर लेके आपके घर पहुंच जाएंगे और आपका लेंटर डाल जाएगा और चले भी जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, पता है क्या, अगर आपने गलती से लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपकी झड़प हो गई, ठीक है, बहसबाजी हो गई, तो ये जितने एम्प्लॉयज़ है भाई सारे चले जाएंगे। क्यों पता है, क्योंकि इनकी नौकरी या इनके जो जॉब्स हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये उन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप ना जॉब के रिलेटेड टेलीविज़न पे भी क्या कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। जैसे टीवी पे तो खैर बहुत कम आता है, बट जब आप यूट्यूब ओपन करते हो ना, तो आपने हायर के बहुत सारे आजकल वो चल रहे हैं ना, एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, टेलीविजन पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे और फर्म को क्या मिल जाएगी, नई नई पर्टिकुलर स्टाफ मिल जाएगा, ठीक है। देन टेंथ एंड वेरी प्रोमिनेंट, वेब पब्लिशिंग। लिंक्डइन का नाम सुना है तुमने, लिंक्डइन का। अब लिंक्डइन में क्या होता है, हर कोई अपना प्रोफाइल बनाता है और वहाँ पे हर कोई अपना प्रोफाइल बना रहा है। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी बना रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बना रहे हैं। अब ये दोनों वहाँ पे आपस में बात करते हैं और डायरेक्टली रिक्रूट कर लेते हैं, कोई कमीशन नहीं लगता है। तो जो इंटरनेट है वो आज के डेट में बहुत ही प्रोमिनेंट बनता जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, ये एक्सटर्नल सोर्सेज थे, आई थिंक इतने ही थे 10। अब इसके मेरिट्स क्या है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि क्वालिफाइड पर्सनल मिलेंगे, ठीक है। जो भी क्वालिफाइड पर्सन है बाहर, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उससे क्या होगा, जब फ्रेश टैलेंट आएगा ना, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करेगी। देन सेकंड क्या है, वाइडर चॉइस। अब वाइडर चॉइस कैसे, जब आपने मैनेजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए आपने वैकेंसी निकाली, तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब जब बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप सबका इंटरव्यू ले रहे हो, सबका बैकग्राउंड चेक कर रहे हो, सबका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हो, देन आपके पास एक वाइडर चॉइस है कि जो भी बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उनको चूज़ कर लो और बाकी को मना कर दो भाई, है ना। देन क्या है, फ्रेश टैलेंट। जब आप रिक्रूटमेंट आउटसाइड करते हो एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो आपके पास फ्रेश टैलेंट आता है। बाहर से आ रहा मतलब फ्रेश है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खेत से उखाड़ के लेके आओगे ताज़ी सब्जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फ्रेश टैलेंट का मतलब ये है कि आप बाहर से लेके आ रहे हो पर्सन को, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ स्पिरिट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे सकता है, ठीक है। देन क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। अब बाहर से कोई पर्सन आया और कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉयज़ है, अब अंदर दोनों के अंदर फाइट होगी। फाइट मतलब वॉर मैन मीटअप, ठीक है, फिजिकल फाइट नहीं। किस टाइप की फाइट होगी कि यार जो बाहर से आया है वो भी अच्छे से काम करेगा और जो अंदर है उसको भी बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों के बारे में क्या बातें होंगी कि यार जो प्रमोशन है वो किसको मिलेगा। तो ये अल्टीमेट क्या कर रहा है, कंपनी के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगा रहा है लोगों के अंदर, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। अब देखो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है ना, उसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। पता है क्यों, सपोज करो कि एक सीनियर पोजीशन के लिए प्लेस खाली हुई और आपने प्रमोशन की जगह किसी बाहर से किसी पर्सन को हायर कर लिया, तो जो उससे लोअर पोजीशन का होगा ना, उस बंदे को फील हुआ यार कि मेरे को भी तो प्रमोट करा जा सकता था ना, करा जा सकता था, बट यू डिड नॉट डू लाइक दैट, ठीक है। आपने किसी और को हायर कर लिया, तो वो डिससेटिस्फैक्शन कैंसिल। देन सेकंड क्या है, लेंदी प्रोसेस। ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत लेंदी होता है। पहले आप क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट दोगे, कहाँ कहाँ एडवर्टीजमेंट देना है वो सोचो, फिर लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने में टाइम लगता है, फिर आप उनके प्ले मतलब बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, इसमें बहुत लंबा टाइम चल जाता है, ठीक है। आप उनको सेलेक्ट करोगे, ट्रेनिंग दोगे, ओरिएंट करोगे, ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है। देन थर्ड है कॉस्टली प्रोसेस। जब इतना लेंदी प्रोसेस है तो काम फ्री में थोड़ी होगा, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली, अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। समझ में आया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज सेलेक्शन। अब सेलेक्शन क्या है, देखो सिंपल शब्दों में क्या होता है कि आपके पास जितने एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसमें से बेस्ट पर्सन को चूज़ करना जो आपकी प्रोस्पेक्टिव जॉब है उसके लिए, उसे हम बोलते हैं सेलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, इट मे कंटिन्यू आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग द कैंडिडेट। जो सिलेक्शन है वो बहुत टाइम तक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं प्रोसेस क्या है। देखो सिलेक्शन के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ यार,
कि जो सिलेक्शन होता है ना वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। अब पता है क्यों नेगेटिव प्रोसेस होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग को उसमें से एलिमिनेट करा जाता है, सिर्फ कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करा जाता है, इसलिए इसको एक नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रोसेस की तरफ सिलेक्शन के। तो सबसे पहले क्या होगा, जब आपकी कंपनी में बहुत सारे एप्लीकेशन आए, ठीक है, तो आप सबसे पहले ना प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करोगे। जितने भी फॉर्म्स आए हैं उन सबको चेक करोगे, यार जो भी हमने क्वालिफिकेशन मांगी है, जो भी हमने एज ग्रुप मांगा है, जितना हमने एक्सपीरियंस मांगा है, क्या वो इनके करिकुलम वाइटे में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, और जो नहीं है तो आप उसी टाइम पे रिजेक्ट कर दोगे। तो ये आपको कैसे पता चल गया? जब आपने प्रिलिमिनरी क्या करा, चेक करा। ठीक है, कि वो क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीन करा, स्क्रीन कर लिया आपने। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। अब ना जब आपने रिज्यूमे फाइंड कर लिए कुछ लोगों के, तो आप उनके टेस्ट ले सकते हो। अब टेस्ट कैसे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अल्टीमेट आप पर्सन को ना अंदर से जानना चाहते हो कि क्या है उस पर्सन के अंदर जो हम सेलेक्ट करें उसे। तो देखो, इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट किस लिए होता है यार, ये ना मेजर करता है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो एक पर्सन होता है। ठीक है, कि उस पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, जजमेंट की। ठीक है, जब ये सारी चीज़ करते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, इंटेलिजेंस टेस्ट करते हो। उसके बाद हम करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट क्या काम करता है, एक इंडिविजुअल के अंदर न्यू थिंग्स की कितनी पोटेंशियल है लर्निंग की, है ना, कि एक पर्सन कितना सीखना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपका एम्प्लॉय बहुत चीज़ें सीखना चाहता है, इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने वाली है। ठीक है, तो आप एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हो। देन सी पॉइंट है लिखा हुआ है पर्सनैलिटी टेस्ट, कि एक पर्सन के अंदर जो इमोशन है वो किस टाइप की है, वो रिएक्शन कैसे कर रहा है, उसकी मेच्योरिटी लेवल कितनी है। ठीक है, जब आप पर्सन के बारे में क्लूज लेते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, दीज टेस्ट प्रॉप दी ओवरऑल पर्सनैलिटी, हैंस दीज आर डिफिकल्ट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट। ये बहुत डिफिकल्ट होता है यार कि एक पर्सन की ओवरऑल पर्सनैलिटी को आप जान पाओ। देन क्या है, ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट ना ये मेजर करता है कि एक पर्सन के अंदर नॉलेज या स्किल कितनी है, एक काम जो वो करना चाहता है वो कितने अच्छे से कर पा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड टेस्ट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज दैट द फॉर्मर मेजर द पोटेंशियल टू एक्वायर एंड द लेटर द एक्चुअल स्किल पोजेस। ठीक है, मतलब ट्रेड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या देखते हैं कि एक पर्सन कितना सीखना चाहता है, और ट्रेड टेस्ट ये दिखाता है कि एक पर्सन को कितना आता है। देन हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट ये डिस्क्राइब करता है कि एक पर्सन किस फील्ड में इंटरेस्टेड है ना। आपने हायर करने हैं कंप्यूटर इंजीनियर्स और अप्लाई किसी और बैकग्राउंड के पर्सन ने भी कर दिया है, तो आप उनका इंटरेस्ट टेस्ट लोगे कि यार वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या उस वर्क में, तभी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करेगा, अदरवाइज तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब है हमारे पास थर्ड प्रोसेस, है ना, हमने सिलेक्शन में टेस्ट ले लिया, उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अब टेस्ट वगैरह पास कर लिया हमने, उसके बाद एक स्टेप आता है, क्या होता है, वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं ना वो एम्प्लॉयर से या जो भी एम्प्लॉय बनना चाहता है उससे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं। और अब तो ऐसा होता है कि यार जो पर्सन मतलब एम्प्लॉय बनना चाहता है वो भी इंटरव्यू से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो एक इंटरव्यू होता है, इसको पार करना पड़ता है। उसके बाद हम जाते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स पे, कि एक पर्सन प्रीवियस कैसा पर्सन है, कोई केस वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो वो उस पर्सन ने पहले क्या क्या कर रखा है, जो भी उसने क्वालिफिकेशंस दी वो ट्रू है या नहीं है। तो हम रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करते हैं। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कि कोई एम्प्लॉय रेफर कर रहा है, यार इस पर्सन को मैं जानता हूँ, तो वो मोर रिलायबल हो गया। और बैकग्राउंड चेक मतलब उसने प्रीवियस में क्या कर रखा है, जो वो बता रहा है वो चीज़ें सच है या गलत है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सेलेक्शन डिसीजन। उसके बाद हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि यार ये पर्सन जो है, इतने सारे टेस्ट वगैरह के बाद, सारे हर्डल्स को पार करने के बाद, इसे टेस्ट जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये मैनेजर्स का काम होता है, इसमें बाकी को कोई रोल नहीं होता है। फिर हमारे पास सिक्स्थ मेडिकल एग्जामिनेशन। मान लो हमने बोला कि हाँ इस पर्सन को हम हायर कर रहे हैं, तो वो पर्सन क्या फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट है आपकी जॉब के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद क्या है, जॉब ऑफर। जब ये सारी चीज़ें, जब एक पर्सन इन सारे हर्डल्स को पार कर चुका है, तो हम उसे क्या करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं कि भैया ऐसी ऐसी जॉब है, क्या आप इसको लेना चाहोगे। अगर वहाँ बोलते हैं तो जॉब दे देंगे। उसके बाद हम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिंपल सा वो डॉक्यूमेंट ये बता रहे होते हैं कि आपको टाइम पे आना है, क्या पैसा मिलेगा आपको, किस टाइम पे अप्रोच करना है, कौन आपके सीनियर होंगे, कहाँ आपको वर्क सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब जो हमारे पास थर्ड एस्पेक्ट है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है, देखो ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप पर्सन के अंदर नई चीज़ों को इस तरीके से डालो कि वो उसका एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो, है ना। आप एम्प्लॉयज़ को काम सिखा रही है, उसका उसका एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है कि उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल अपोजिट होता है। डेवलपमेंट ना हमेशा इकोनॉमिकल नहीं होता है, वो कुछ अपने बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होता है। एक पर्सनल की ओवरऑल ग्रोथ,
ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ठीक है, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है किसकी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो क्या होता है देखो, जब रैपिड चेंजेस होते हैं ना टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी इन द हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हैव क्रिएटेड इंक्रीज्ड प्रेशर फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रैम्पेंट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ क्या है कि जब आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करा रहे हो ना, तो ट्रेनिंग होगी तो आपकी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा और एम्प्लॉयज़ के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। किस तरीके से कि उसके पास यार न्यू स्किल आ रही है जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो इसमें कुछ फ़ायदे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं और कुछ फ़ायदे एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। तो हम देखते हैं बेनिफिट्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट क्या है, ट्रेनिंग इज़ अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड्स, है ना। क्या है कि जब आप ट्रेनिंग दिला रहे हो किसी पर्सन को और हिट एंड ट्रायल नहीं करा रहे हो, हिट एंड ट्रायल का मतलब कि वो कर रहा है कुछ हरा रहा है फिर सीख रहा है, तो उससे एफर्ट का भी वेस्ट हो रहा है और मनी भी वेस्ट हो रहा है। तो वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ट्रेनिंग दिलाएंगे भाई कि ये काम ऐसा होता है और ऐसे किया जाता है, बस वो सीख जाएगा। तो जो एफर्ट करेगा वो राइट डायरेक्शन में करेगा, तो वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। देन सेकंड क्या है, इनहेंसेस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, है ना। जब यार आपको मैंने काम सिखाया अच्छे से तो आप काम अच्छे से करोगे। ये सिंपल क्या है कि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ा देगा। आप ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाओगे तो वो इफेक्टिव हो जाएगा और क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है, ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर। जब आप ट्रेनिंग दिलाते हो किसी को तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छे से काम कर सकता है, इसलिए फ्यूचर मैनेजर को इक्विप करता है। आगे क्या है, ट्रेनिंग इंक्रीजेज एम्प्लॉयज़ मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। क्या है कि जब किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिला रहे हो तो वो काम सीख गया, वो मोटिवेट है काम करने के लिए, तो वो एब्सेंट कम होगा। और एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के कितना जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। तो ये किसी कंपनी का जितना कम होता है वो उतनी अच्छी बात होती है, तो ये भी घटता है जब आप ट्रेनिंग दिलाते हो, ठीक है। देन क्या है, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। हाँ, जब आप ट्रेनिंग दिलवाओगे तो क्या होगा, जो भी सिचुएशंस हो आपका एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ेगा, वो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करता रहेगा, ठीक है। अब कुछ एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स हैं, क्या है देखो, इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज, है ना। जब आप ट्रेनिंग दिला रहे हो एम्प्लॉयज़ को तो उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगी और उसके अंदर जो स्किल है वो बढ़ जाएगी, तो इन फ्यूचर उसके पास बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ठीक है। सेकंड क्या है, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर। जब आप किसी को ट्रेनिंग दिला दोगे तो वो पर्सन अच्छा काम कर सकता है, ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है, एफिशिएंट और इफेक्टिव हो चुका है, तो सिंपल सी चीज़ है कि वो अर्न ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। फिर क्या है, मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन। जब आप ट्रेनिंग दिला रहे हो किसी पर्सन को तो वो मशीन्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा, और जब अच्छे से हैंडल करे इसका मतलब क्या है कि जो एक्सीडेंट्स होंगे वो कम होंगे। देन क्या है लास्ट, ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब आप ट्रेनिंग दिला रहे हो किसी पर्सन के अंदर तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो सेटिस्फैक्शन और मोरल एम्प्लॉयज़ का क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अब देखो ये क्या है, जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टर्म ट्रेनिंग इज यूज टू इंडिकेट द प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड्स स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज, है ना। ट्रेनिंग का मतलब सिंपल सा क्या है कि जब किसी पर्सन के अंदर किसी काम को करने की स्पेसिफिक नॉलेज आती है, आप वो सिखा रहे हो, उसे हम ट्रेनिंग बोलेंगे। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ओवरऑल ग्रोथ करा रहे हो एक पर्सन की, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो ट्रेनिंग होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक अब ये आपके साथ रहेगा, ठीक है। और देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो सिंपली डिफाइन है, ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज। ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप एक पर्सन के अंदर जॉब को अच्छे से करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ काम सिखा रहे हो, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसमें क्या होता है कि पर्सन न्यू स्किल सीख रहा है और उसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। इट अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन द करंट जॉब और प्रिपेयर देम फॉर एनी इंटेंडेड जॉब, है ना, वो फ्यूचर में अच्छे से काम कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड एजुकेशन क्या होता है कि आप एक पर्सन के अंदर ना नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, ये बिल्कुल डेफिनेट आंसर नहीं है कि आपने किसी को एजुकेशन दिया है तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, वो मतलब कंफर्म नहीं है, 100% श्योर नहीं है, ठीक है। ये एक अलग फेनोमेनन है। एजुकेशन जो होता है वो एक ब्रॉडर टर्म होता है, किससे, ट्रेनिंग से, ठीक है। क्यों होता है ब्रॉडर टर्म, क्योंकि आप एजुकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, बट ट्रेनिंग कैन बी कंप्लीटेड वेरी सून वेरी फास्ट। देन हम आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट क्या होता है कि पर्सनल के अंदर ओवरऑल अपॉर्चुनिटी या ओवरऑल बिहेवियर को डेवलप करना या उसको इन्हेंस करना, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट होता है उसमें ना लाइफ ग्रोथ भी होती है, एटीट्यूड ग्रोथ भी होता है, और जो भी परफॉर्मेंस होती है वो भी ग्रो करती है, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है, ओवरऑल, इसीलिए ब्रॉडर टर्म होती है। देखो यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस है, वो आप पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट क्या, ट्रेनिंग मेथड्स। तो देखो सिंपली क्या होता है, ट्रेनिंग ना दो तरीके से दे सकते हो आप,
ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जब आप किसी को काम करते हुए ट्रेनिंग दे रहे हो तो वो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और जब आप किसी को काम के पहले ट्रेनिंग दे रहे हो अलग से ले जाके उसके बाद उसको काम पे लेके आ रहे हो, उसको हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो अब हम देखते हैं पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन से होते हैं, उसके मेथड्स। सबसे फर्स्ट है अप्रेंटिसशिप, ठीक है, प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि आप ना जब जॉब कर रहे हो तो आपके साथ जॉब के साथ साथ ही एक ट्रेनिंग बिठा दिया जाता है आपके साथ, वो आपको बताता जाता है और आप काम करते रहते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब हायर लेवल ऑफ स्किल जरूरत होती है, जैसे आपको काम आता है और आपको उसमें और इन्हेंस करना है, तो साथ में पर्सन बिठा दिया आपके, वो आपको काम सिखा रहा है, तो उसको हम सिंपल से बोलते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। द नेक्स्ट क्या है, कोचिंग। अब कोचिंग के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी एज अ कोच। इसमें कोच आता है, वो आपको बताता है कि ऐसे करो, आप करते हो, ठीक है। अब जब वो जैसे जैसे आपको बताएगा वैसे वैसे आप करोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, कोचिंग बोलते हैं। जब आप कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो, तो यही होता है ना, जैसे जैसे आपको टीचर बताते हैं आप वैसे वैसे करते हो, तो ये कोचिंग की भी एक मेथड है। अब देखो इसमें क्या होता है कोचिंग में, कि जो ट्रेनर होता है ना वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एम्प्लॉय की, कि यार हाँ इसको मैं पूरा काम मैं सिखा दूंगा, वो भी ऑन दी जॉब। देन क्या है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर आप करने वाले हो कॉलेज में, ठीक है, जरूर ट्राई करना। इंटर्नशिप में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, आप उनके पास जाते हो और उनको बोलते हो कि आप ना मेरे को अपने पास काम करने के लिए रख लो, काम सिखा लो, मेरे को बेशक से पे मत करना। तो मोस्टली कंपनीज क्या करती है, अपने यहाँ से इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे बच्चे लेके जाती है, कॉलेज स्टूडेंट्स को, और उनको काम सिखा देती है, और उनके बदले में उसको क्या करती है, रिकमेंडेशन देती थी कंपनीज़ को, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना इन फ्यूचर। फिर देन है जॉब रोटेशन। अब देखो सॉइल रोटेशन तो सुना होगा आपने, अब जॉब रोटेशन क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। जब एक पर्सन को एक जॉब से दूसरे जॉब पे भेजते हैं तो वो सिंपली नोन एज जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन से क्या होता है कि जैसे मैं पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था, तो मुझे मार्केटिंग का सारा काम आ गया, फिर मेरे को रोटेट करके भेजा गया कहाँ पे, एचआर डिपार्टमेंट में। अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैं जानना स्टार्ट करूँगा, फिर मैं वहाँ से गया सेल्स डिपार्टमेंट में, अब बेचते कैसे, मैं बेचने के बारे में सीखूंगा, ठीक है। तो जॉब जॉब रोटेशन होता है ना, वो एम्प्लॉयज़ के अंदर नई नई स्किल फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास ऑफ दी जॉब मेथड्स। तो ये हमारे पास क्या है, क्लासरूम लेक्चर या फिर कॉन्फ्रेंसेस, कि आप ये कर सकते हो कि क्लासरूम में लेक्चर अवेलेबल करा सकते हो, कोई आएगा, आपके सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, एक कोच आएगा, उनको पढ़ाएगा और फिर वो चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, की पहले वो आपको पढ़ा रहा है, बता रहा है चीज़ें, उसके बाद आप जॉब करने जा रहे हो। देन क्या हमारे पास फिल्म्स। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यार, कि जो चीज़ें आप खुद से बोल नहीं सकते हो ना, या फिर आपके एक्सप्रेशन में चीज़ें झलक नहीं रही है, तो आप उसकी एक स्टोरी बना सकते हो, फिल्म बना सकते हो, और उससे लोगों को समझा सकते हो, या जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, आगे समझ में। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी। केस स्टडी क्या है कि किसी एक पर्सन की केस स्टडी ले लो, जैसे कि आपने उनकी केस स्टडी सुनी डिब्बे वाला की, ठीक है। डिब्बे वाला जो हैंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में, बहुत अच्छे से टिफिन बॉक्स सबके घर घर पहुंचा देते हैं। तो वह केस स्टडी है कि यार देखो ये पर्सन, इनका जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आई डोंट नो हाउ दीज पीपल आर वर्किंग। तो हम उनके बारे में केस स्टडी लेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा पता करेंगे, और फिर उससे हम लोगों को ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे कि इनकी तरह हमें काम करना और अच्छा रिजल्ट लेके आना। तो ये क्या हो जाएगा, केस स्टडी ले लिया और हमने उनको ट्रेनिंग दे दी। देन क्या है, कंप्यूटर मॉडलिंग। अब कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होती है देखो, इट स्टिमुलेट्स द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू इनमेट सम ऑफ द रियलिटीज ऑफ द जॉब एंड अलाउज लर्निंग टू टेक प्लेस विदाउट द रिस्क और हाई कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड इफ़ अ मिस्टेक वर मेड इन रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब क्या होगा कि आप कंप्यूटर पे ना जो भी काम आपकी कंपनी में है वही सेम कंप्यूटर पर रख रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि भाई लो काम करो, सिखा रहे हो। अब इस सीखने वाली सिनेरियो में ना वो पर्सन कुछ गलती कर सकता है। अगर गलती यहाँ पे हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गलती मेन ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि जो कंप्यूटर ग्लिच होते हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक है। देन क्या हमारे पास वेस्टिबल ट्रेनिंग। अब वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है, सिंपली आप ये कह सकते हो कि कुछ जो भी मशीन है, मशीन का आप डमी ले लो और उस डमी पे उस पर्सन से काम करवाओ। जैसे आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो फ़ोन का पर्सन आपको डमी दिखाता है कि भैया फ़ोन ऐसा चलता है, देन उसके बाद आप पसंद करके नया फ़ोन लेते हो। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग भी बिल्कुल ऐसा ही होती है कि जिस मशीन को पर्सन को चलाना है उसका एक डमी बनवा लिया है और पहले उसको सिखा रहे हैं कि इस मशीन में ये फंक्शंस है, ऐसे से वर्क करता है, फिर उसको हम एक्चुअल मशीन पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन इज ब्रोकन इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे टू फॉर्म अ लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें प्रोग्राम क्या होगा कि बहुत सारे यूनिट्स या लेक्चर्स बना दिए, आप हर रोज़ एक यूनिट सीख रहे हो और फिर काम कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। की इंस्ट्रक्शन जैसे से मिल रही है आप वैसे वैसे काम कर रहे हो। तो इसमें बस इतना ही था, पूरा स्टाफिंग आपका ख़त्म हो गया है। और इनको याद करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको एक्रोनिम के लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस लाइक कर देना, जो भी आपके पास डाउट्स है वो कमेंट में बता देना, कोई सजेशन है वो भी बता देना, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू, मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में।